हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इस सेशन से पहले जो सेशन आपके सामने रखा गया था, जैसा कि मैंने उसमें आपसे कहा था कि नैरेशन पर आधारित एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन का जो सेट होगा उसे मैं बहुत जल्द लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जी हाँ, आज का ये सेट नैरेशन के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन पर आधारित पहला मॉक टेस्ट है। इसमें अमूमन 10 या 11 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके लिए आपको 20 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। कोशिश करेंगे आप कि इस समय सीमा के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप बिगनर हैं, सुपर बिगनर हैं, आपने पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया है, तो मेरी सलाह यह है कि आप वीडियो को पॉज कर ले। क्वेश्चन को आराम से 1-1.5 मिनट का समय लगा करके भी अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पहले आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो कंटेम्पररी एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो डिमांड किया जाता है, वहां पर सबसे जरूरी है आपकी एक्यूरेसी को आपको मेंटेन करना, और बाद में धीरे धीरे हम उस टाइम मैनेजमेंट पर भी काम करेंगे। तो फिलहाल यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया जाए। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि ये आपके कैपेसिटी से बाहर है, फिर भी आप वीडियो पर रहेंगे तो बहुत सारे नैरेशन के नॉर्म्स आपको समझ में आएंगे। मैं इतनी बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा कि वो लगभग आपके लिए याद करने जैसा होगा और फाइनली ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस पहले मॉक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। चलिए देखते हैं। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज के सेट में जो कि नैरेशन का मॉक टेस्ट सेट 1 है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन लाए गए हैं बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि 20 सेकंड की समय सीमा मैं इसके लिए आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको ज्यादा समय लग जाता है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, आप बनाएं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखें। ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिया और आगे बढ़ते चले गए। एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो आगे आने वाले सेट में आपको काफी मदद मिलेगी। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। आपके लिए मैं समय की व्यवस्था कर दूं। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है पहला। उसमें कह रहा है द फादर फॉरबेड। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो इसको समझिए। एक वर्ब है फॉरबेड, उसका दूसरा फॉर्म है फॉरबेड, और तीसरा होता है फॉरबिडन। इसका मतलब होता है मना करने के सेंस में। तो द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू, और ये एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है। दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस के नैरेशन में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक सही है। टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अब देखिए क्या कह रहा है कि द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाला है कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमने जो पहली जांच की फॉरबेड, और फॉरबेड का मतलब होता है, मीनिंग मैंने नहीं बताया। अब मीनिंग देखिए, मीनिंग बताने से क्लियर हो जाएगा मना करना। ठीक है, तो जैसे ही मना करना है तो यहां पर यह खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहा है कि पिता ने अपने बेटे से मना किया, उसको किसी चीज को ना करने के लिए कहा, और वो क्या था। तो यहां पर ये जो नॉट है ये एक्स्ट्रा हो गया। सीधा सा है कि द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मतलब है कि पिता ने एक ही गलती को बार बार दोहराने से अपने बेटे को मना किया। तो यहां पर जो ये है, ये दूसरा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट में है। तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर टू लगाया है। तो इसके साथ आपको पता है कि इंपरेटिव में अमूमन जो मेन हिस्सा होता है मेरे रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें टेंस बदलाव नहीं किया जाता। अगर उसके अलावा कहीं पर आता है दूसरा हिस्सा जो कि दूसरे तरह के सेंटेंस है जहां पर कि हमें वो बदलना चाहिए, तो बिल्कुल हम बदलते हैं।
यहां पर सिंपल है, आप याद रखेंगे ये एक वर्ब है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये द वर्ब का दूसरा और ये वर्ब का तीसरा। तो नैरेशन के नियमानुसार इंपरेटिव में हम टू लगाते हैं, ये ठीक था। लेकिन यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया है फॉरबेड, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है मना करना और आगे नॉट लगाना कहीं से भी उचित नहीं था। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा आंसर नंबर जो है इसका बी। हम क्या करेंगे, नॉट को वहां से हटा देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन माई अंकल सेड, और आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब मेरा यहां पर क्या आ गया, तो ये पास्ट में है ना, ठीक। दैट ही वॉज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे। अब देखिए सिंपल सा है कि यहां पर जैसे ही सेड रखा रिपोर्टिंग वर्ब को, और हम यहां पर देख रहे हैं कि मेरा सेंटेंस इस रिपोर्टिंग वर्ब से पता चला कि ये एक प्रकार का नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं और हमने यहां पर दैट का प्रयोग किया है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही वॉज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स ही विल। अब देखिए यहां पर ये गड़बड़ी हो गई, जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट होता है तो हमने आपको पहले ही कहा है कि विल को वुड में चेंज करते हैं, कैन को हम किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं, सेल को हम शुड में चेंज करते हैं और मे को हम माइट में चेंज करते हैं। ये जानकारी मैंने आपको पहले दी है और अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप यहां पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑल पर रख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा। और अगर आपको नरेशन के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, बहुत सारे उपयोगी एपिसोड्स अवेलेबल हैं। आप नरेशन को शुरू से देखिए, मैं 1, 2, 3 ऐसे करके मॉक टेस्ट लेकर के उपस्थित होऊंगा और धीरे धीरे ये परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। तो यहां पर जो है गलती कहां है, इस विल को अगर हम यहां पर उड कर दें तो ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा और इस लिहाजन जो इस सवाल का मेरा जवाब हो गया वो हो गया आंसर नंबर डी। देखिए सिंपल सा है, साधारण सा है, हमको नरेशन के 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे अहम मैंने एरर स्पॉटिंग बनाने के दौरान कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का सेंटेंस दिया गया है, उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। साथ में जो हम कनेक्टर से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट होगा, इफ होगा, वेदर होगा, ये कौन सा कनेक्टर होगा वो कंडीशन निर्भर करता है कि मेरा रिपोर्टेड स्पीच किस नेचर का है, क्योंकि नॉर्मल के लिए अलग होता है, यस नो के लिए अलग होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए अलग कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। साथ में पर्सन की बात मैंने कही थी, चूंकि वो प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट इस जगह पर नहीं होता है, उतनी जानकारी हमने प्रोनाउन में बटोर रखी है कि ये मेरे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसका ध्यान रखें। टाइम एंड टेंस में टेंस कैसे परिवर्तित होगा इस बात का ध्यान रखेंगे, टेंस कैसे बदलता है, कैसे हम जो मैंने बताया था कि V1 V5 को हम V2 में चेंज कर देते हैं, V2 को हेड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं, तो इन सारी चीजों को आप विस्तार से पढ़िए, भी वीडियो देखिए, ध्यान में रखिए, उसके आधार पर ये आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के सेशन का जो अगला सवाल है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए अब यहां पर जो सवाल हमारे सामने है, कह रहा है द मैनेजर आस्क्ड। सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आस्क्ड जैसे ही दिया तो इसका मतलब है कि हमारा जो डायरेक्ट नरेशन था वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था। अब यहां पर आस्क्ड जो है ये V2 है, इसका मतलब है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर पास्ट में है। देखिए कुछ कुछ चीजें जो है हम शुरू से ही एडजस्ट करते हुए चलें। अगर हम सेंटेंस का पहला हिस्सा देख रहे हैं, वहां पर जैसे मैंने कहा कि आस्क्ड है तो इससे पता चला कि ये क्वेश्चन है, और V2 है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट है। अब इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही आस्क्ड आता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाता है कि या तो ये यस नो होगा
या WH होगा। यस नो होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, WH होगा तो हम दैट, इफ, वेदर, टू, इसमें से किसी भी प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ में ये पास्ट होने की वजह से आगे अगर टेंस में बदलाव कहीं पर दिखेगा मुझे उस तरीके का, तो वो भी मुझे बदलाव करना है। मुझे ये पता चल गया आस्ट जान लेने से कि सबसे पहले तो क्वेश्चन दो प्रकार के होंगे, साथ में आगे मुझे टेंस भी बदलना है। ये चीज अब देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वाई, इसका मतलब है कि ये मेरा WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहा होगा डायरेक्ट में, जिसको कि यहां इनडायरेक्ट में बदलकर मुझे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक और चीज है कि पहले लिखा हुआ है हैड, फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। मैंने यहां पर एक चीज आपको ध्यान दिलानी है, वो ये, और मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस का होता है तो वो इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि अफर्मेटिव में या नेगेटिव में। मतलब ये है कि कोई भी पैटर्न है, इंटरोगेटिव पैटर्न है, तो वो मेरा जो है असर्टिव पैटर्न में बदल जाता है। WH में भी मैंने कहा था कि हम यहां पर हैड को इधर सी के बाद, यानी कि इसका जो पोजीशन है वो होना चाहिए वाई सी हैड। मतलब है कि जब हमने आस्ट लिख दिया है तो मुझे जो रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर था क्वेश्चन वाला, और उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, इन्वर्जन कहने का मतलब है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उसे बदलना है और एक असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव और नॉर्मल है तो नॉर्मल सेंटेंस की तरह, यानी कि सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना है, जो कि यहां पर दिख रहा है कि गलत दिया हुआ है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। हमें यहां पर क्या करना है, सिर्फ पोजीशन बदलनी है कि सी के बाद हैड को रखना है। हो जाएगा माय मैनेजर आस्क्ड हर व्हाई शी हैड गॉन टू ऑफिस व्हेन शी न्यू देयर वुड बी फ्यूअर टैक्सीज ऑन रोड दैट डे। तो मतलब है यहां पर मुझे पोजीशन बदलनी होगी। तो देखिए बातें यहां पर समझ में क्या क्या आई, इस क्वेश्चन से जो बात आई समझ में कि अगर क्वेश्चन है मतलब आस्क्ड लिखा हुआ है तो दो संभावनाएं वहां पर हो सकती है, या तो यस नो होगा या WH होगा। दोनों ही केस में हमें जो इनडायरेक्ट बनाना है वहां पर सब्जेक्ट को पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है। मतलब यह है कि इंटरोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस जो है, जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसे बदलकर असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदलना होगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। और यही चीज यहां पर दिख गया जो कि गड़बड़ है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया वो हो गया आपका बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। अब देखिए इस सवाल के बारे में मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने इस सवाल का आंसर सही किया था, और जो मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में यही सोचा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब सवाल पढ़ेंगे हड़बड़ा कर कहेंगे कि इस दोनों का प्रयोग गलत है, और यहां पर इसका आंसर बी है। चलिए आंसर बी हो या ना हो, अगर आपने बी किया हम देखते हैं आंसर सही है या गलत है। लेकिन जो बात मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं, क्या आपने भी वही सोचा था? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी समझदारी अच्छी है और भी अच्छी हो जाएगी जैसे जैसे हम सेट लेकर के आएंगे। और जिनका नहीं हुआ, गलत हो गया, तो मायूस होने की बात नहीं है। यहां पर आपको एक नई जानकारी आपके साथ जुड़ गई है, और ऐसी कई सारी जानकारियां हम आगे जोड़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलेगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा मित्र आपके सीख पाएंगे सबके लिए फायदेमंद है। और आपको पता ही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। और हाँ, सोचिएगा नहीं कि भाई प्रतियोगिता के दौर में हम क्यों बताएं, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जहां से बच्चे पढ़ते रहते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को कि द गवर्नमेंट वार्न्ड, जैसे यहां पर V2 है, द शॉपकीपर्स दैट। तो चलिए ये नॉर्मल है, वार्निंग के सेंस में है। मुझे एक नॉर्मल सेंटेंस दिखा होगा डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की सरकार ने चेतावनी दी है शॉपकीपर्स को। क्या दी है? अब देखिए अगर हम यहां पर इसको देखें तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है कि नहीं, इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग। अब देखिए यहां पर कंटिन्यू है, मतलब अगर इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे रखें तो ये कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। इफ जरूरी तो नहीं है कि हर बार यस नो क्वेश्चन को ही
ध्यान में रखते हुए नरेशन में दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि टाइम एंड टेंस की जानकारी, वॉइस की जानकारी हो सकता है कि इसमें शामिल करे। तो यहां पर जो दैट लिखा है तो वार्न्ड के हिसाब से तो दैट ठीक लग रहा है। अब हमको देखना है कि इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग प्राइसेस हायर देन एमआरपी देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड। तो यहां पर भी पास्ट यूज किया है, तो यहां जो कंटिन्यू है ये V1 लिखा है जो कि संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट में, तो यहां पर होना चाहिए कंटिन्यूड। इफ दे कंटिन्यूड चार्जिंग प्राइसेस हायर देन एमआरपी देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड। और इसीलिए यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए इस सवाल में एक चौंकाने वाली बात है कि दैट और इफ, अधिकांश बच्चों में यह समझदारी होती है कि भाई नरेशन में या तो दैट का प्रयोग करते हैं या हम इफ का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग साधारण सेंटेंसेस में करते हैं, नॉर्मल अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन में करते हैं, उसके बाद हम कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में भी करते हैं, जो विश प्रे वाले सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वहां पर करते हैं। इफ का प्रयोग हम यस नो क्वेश्चंस में करते हैं। इतना तो उनको याद रहता है। अक्सर वो गलती कर बैठते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि इफ से सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज वाला एक सेंटेंस लिखा जाता है जो कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जा सकता है। उस केस में दैट इन्वर्टेड कॉमा के हटाने पर लगेगा और इफ वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है वो वैसे रहेगा, बाकी सारे नॉर्म्स वहां पर लगेंगे। तो बताइएगा जरूर कमेंट में लिख करके कि आखिरकार आप सबका क्या रहा इस सवाल का जवाब, और क्या जो मैंने आपको समझाया आपने यही सोचा था। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्टर नोइंग ऑफ हर इंटरेस्ट इन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस आस्क्ड। फिर से यहां पर V2 दैट मीन्स पास्ट और इसका मतलब क्वेश्चन है ना। आस्क्ड जैसे ही है इसका मतलब है कि डायरेक्ट में ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो और WH दोनों हो सकता है। देखते हैं, दैट सी वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार। अब देखिए यहां पर इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या तो इफ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं यस नो में, और WH में नहीं करते, ना दैट का, ना इफ का, ना वेदर का, ना टू का, किसी का भी नहीं करते। तो ये मेरा यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। क्यों भाई? हमको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें WH वर्ड नहीं है कहीं पर भी। हमारे में आस्क्ड हर के बाद जो है सी वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार, इसमें WH वर्ड नहीं है। इसीलिए इस दैट की जगह पर हम अगर इफ का प्रयोग कर दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। उम्मीद करता हूं कि ये 5 सवाल जो अभी मैंने आपके सामने रखा है, मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं, मुझे ये अंदाजा है, और मैं तेज इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को जो प्रो में जा चुके हैं और जिनका लेवल काफी एडवांस हो गया है, तो उनको लगता होगा कि शायद ये जरूरी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा करके आपके सामने रखा जाए, लेकिन नरेशन में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। नरेशन में अक्सर ऑप्शन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का SSC वालों को पूछा जाता है वही अधिकतर रहता है। वैसे एडवांस लेवल के बच्चों के लिए मैं एक बात बता दूं, जो मॉक टेस्ट में लेकर के आ रहा था ना एरर स्पॉटिंग का, वो आएगा आगे, और मैं आपको जरूर कहूंगा ये कि उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। आप चाहे बिगनर हैं, सुपर बिगनर हैं, एडवांस लेवल पर हैं, वहां पर आपकी जो उपस्थित जानकारी जो आपके अंदर है मौजूद, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना भी सवाल होगा बहुत सारी जानकारी शामिल करके मैं उस सेट को तैयार कर रहा हूं और वो आपके सामने लाऊंगा, तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चैनल पर बने रहिए, जो मॉक टेस्ट का सेशन इसके बाद आएगा, डिग्री है, और सारे भी सेशंस में कंटिन्यू करूंगा, और बहुत जल्द अगले संडे को उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स भी लेकर के आऊंगा। बहुत सारे बच्चे सवाल लिख करके इंतजार कर रहे हैं और देरी के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। बहुत सारी परेशानियां रही है जिस वजह से चैनल पर वीडियोस नहीं आ पाए, तो ये अब कोशिश कर रहा हूं। जैसे पिछले सप्ताह 2 ही कर पाया, इस सप्ताह में देखते हैं कितना कर पाते हैं। धीरे धीरे
मैं इसकी रफ्तार सामान्य करूंगा और हर एक लेवल पर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वैसे सरकार की तरफ से घोषणा हुई है, जैसा मुझे पता चला है कि 7 तारीख से सारे शिक्षण संस्थान नॉर्मली फिर से अपने काम करने के समय पर काम कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि क्लास में भी मुलाकात होगी और पीछे से वीडियोस भी आते रहेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि रूमा requested her class teacher to allow her to go home as she got a bad headache as well as stomachache। अब देखिए कि यहां पर सबसे पहले requested है, दैट मीन्स कि V2 है, दैट मीन्स कि ये पास्ट है। दूसरा, इससे पता चला कि ये इंपरेटिव का कन्वर्जन है। अगर हम नरेशन की बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक इंपरेटिव सेंटेंस रहा होगा रिक्वेस्ट वाला। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किस लेवल पे, यहां पर देखिए कि कई बार आपको जो है लिंक से हट के, मतलब नरेशन में जो चर्चा नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि टाइम एंड टेंस की जानकारी भी अनिवार्य है। वैसे भी एग्जामिनेशन में चैप्टर वाइज कुछ पूछा नहीं जाता है। जब आप पर्सनली चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप वहां पर भी उसको एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह देखिए, और जब आप वर्ब देख रहे हैं तो टाइम एंड टेंस के हिसाब से देखिए। मॉडल वर्ब दिखता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए। मतलब एक जनरल नॉर्मल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर वाइज ना पूछता है तो हम प्रैक्टिस क्यों करें। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं से फिर एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आपको सब ठीक ही लगेगा। यहां पर लग रहा है रिक्वेस्टेड है, यहां भी गॉड ठीक है, और यहां पर भी जो है ये टू के साथ V1 है, ये भी ठीक ही लग रहा है, इसको पास्ट में नहीं कर सकते। तो यहां पर तो गॉड ठीक है, गड़बड़ी है नहीं, तो आप इसको नो एरर मारने की गलती कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर सिचुएशन सोचना होगा कि अगर सोचिए कि ये गॉट कब होगा, जो ये गॉट है इसका मतलब है कि ये V2 है, तो हमने जब डायरेक्ट में गेट्स रखा होगा, सी गेट्स, तब तो इसको हमने चेंज किया होगा। नहीं लग रहा है कि उसके पेट दर्द और सर दर्द की मतलब एक उसका वो हैबिचुअल में है कि मतलब वो होता रहता है, स्टैटिक बिहेवियर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर जो सिचुएशन का जो यहां पर सिचुएशन बन रहा है, हम उसको अगर देखें तो मुझे यह पता चलता है कि भैया उसको पहले सर दर्द या पेट दर्द उठा, दोनों की बात कह रहा है कि भाई एक बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरे लेवल वाला सर दर्द और पेट दर्द उठा, तब जाकर के उसने अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट किया होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में ये नहीं, डायरेक्ट में पहले से ये मुझे दिया होगा, तभी ये पता चलता है कि जब उसे ऐसा हुआ तब जाके उसने रिक्वेस्ट किया। तो गॉट पहले से है, तो मुझे यहां पर इसको जब हम V2 को चेंज करेंगे तो किस में होगा, हेड प्लस V3 में चेंज होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, हम हेड लगा देंगे, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका सी। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली अगर आप एक नजर में क्वेश्चन को पढ़ें, ऐसे देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सारा सब कुछ तो ठीक है, सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन उस जगह पर आपको कभी कभी सिचुएशनल भी सोचना पड़ सकता है। और सोचना चाहिए कि देखिए मैंने क्या कहा, अगर यहां गॉट है दैट मीन्स ये कन्वर्टेड है। अभी इनडायरेक्ट में V2 हम कब करते हैं, तो जब मेरा V1 या V5 दिखता है तभी हम उसको V2 करते हैं। हमने यहां देखा कि C है, तो उसके लिहाजन से मेरे डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गेट्स रहा होगा, और गेट्स उचित लग रहा है इसके हिसाब से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो स्टैटिक बिहेवियर है उसका, नहीं, उसे सरदर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, तो जाके उसने सर से रिक्वेस्ट किया। तो ये पहले से V2 रहा होगा, और इसलिए जो इसका कन्वर्जन होगा वो हेड प्लस V3 होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यह भी उसी तरह का सवाल है कि माई टीचर सजेस्टेड दैट माई ब्रदर शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ इफ, अब फिर से देखिए ये इफ जो है फिर से आपका एससीपीसी वाला है कि इफ ही गॉट मोर देन 60% इन ग्रेजुएशन बट ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट सजेशन। अब यहां पर देखिए
कि ये जो है पहले से प्राप्त किया है तब तो ये सजेशन आया उसके लिए, इसका मतलब है कि ये पहले से V2 रहा होगा। ठीक है, पहले से V2 रहा होगा। तो यहां पर जो है सिंपल सी बात है कि माई टीचर सजेस्टेड दैट माई ब्रदर शुड प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जामिनेशन इफ ही हैड गॉट, यहां पर भी फिर वही होना चाहिए कि अगर उसने प्राप्त किया है मोर देन 60% तो उसे क्या करना चाहिए, बैंक के लिए, बैंक पीओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। उसने सजेस्ट किया है शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ इफ ही गॉट मोर देन 60% इन ग्रेजुएशन बट ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट सजेशन। तो यहां पर फिर से उसी तरह की बात है कि जब उसे 60% आया तो गॉट पहले से रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जब उसे कन्वर्ट किए तो हैड गॉट। और सजेशन वैसे भी अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से भी देखिए तो सजेशन आया कब, जब ये पहले प्राप्त हुआ। तो ये मेरा V2 में है तो ऐसे भी ये जो है हैड प्लस V3 में होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है एक्शन वो ज्यादा पुराना एक्सप्रेशन दे रहा है, ज्यादा पुराने टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, उस लिहाज में भी। लेकिन अगर आप नॉर्म्स के हिसाब से भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये गॉट डायरेक्ट में रहा होगा, और जब उसको बदलेंगे तो अभी ही जस्ट इसके पहले मैंने कहा है कि V2 का क्या करते हैं हम, हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इंडिया सीम्स, एक मिनट, इंडिया सीम्स टू अनाउंस अ प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन गो ओवरबोर्ड विद इट, एंड इवन एज द आत्मनिर्भर कैंपेन हॉग्स द हेडलाइंस it would only be nationalistic to ask whether everything needs to be 100% Indian। अब यहां पर देखिए कि ये एक 100% करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं। आपके मन में अब एक सवाल आया होगा कि आखिरकार जब इसमें नरेशन की कुछ बात ही नहीं है तो ऐसे सेंटेंस को सामने रखने का क्या, और सेट तो आप ही तैयार कर रहे हैं सर, तो इस तरह का सवाल पूछ के फायदा। देखिए मेरा हमेशा से एक नॉर्मल तरीका रहा है, मैं ज्यादा जोर डालता हूं कंसेप्ट पर। मैं हमेशा से आपको बोला हूं कि हमेशा जब भी एरर स्पॉटिंग हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, इंग्लिश की बात करें तो रूल्स को छोड़ करके आप उसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए। आप रूल्स हमेशा याद नहीं रख सकते हैं, रूल्स को हमेशा याद करना काफी कठिन और दुखद हो सकता है। काफी मेहनत के बाद भी एक समय ऐसा आएगा जब वो शायद रूल आपके दिमाग से जाता रहे। तो यहां सिंपल सा है, देखिए जैसे कि इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है, इन्फिनेटिव है जहां पर कि टू का प्रयोग हुआ भी है, टू का प्रयोग नहीं भी हुआ है। जैसे देखिए यहां पर सीम्स है V5, आपको ये लगा कि यहां गो कैसे लिखा, देखिए टू अनाउंस और टू गो, यहां बेयर इन्फिनेटिव है या फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सी बात समझिए कि हम अगर चैप्टर वाइज नॉर्म्स को ध्यान में रखें लेकिन उसके इंप्लीमेंट करने का तरीका अगर बदल ले तो मेरे लिए बहुत आसान होगा बेसिकली। और एक्चुअली एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे चैप्टर पता नहीं होता है, तो हम सिर्फ अगर एक सेंटेंस की तरह उसे देखें तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस सेंटेंस में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है नो एरर, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। देखिए मैं हमेशा से आपको जोर दिया हूं इस बात पर कि समझने की कोशिश कीजिए, अपनी समझदारी डेवलप करेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, बनिस्पत इसके कि आप रट लीजिए। एक तरीका आजकल बड़ा नया ट्रेंड में है कि जो समझ में नहीं आता है उसको रट लो। तो भाई इंग्लिश भाषा और भाव का एक्सप्रेशन है, कितना रटेंगे, हर बार ये कुछ ना कुछ नया जरूर दिखाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि समझें। सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन के रूल्स अप्लाई करेंगे, जो ध्यान में है, जो पढ़ना जरूरी है, नॉर्म्स को पढ़ना जरूरी है, बट उसका जो एप्लीकेशन है उसके तरीके को बदलिए। हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। शुरुआत में 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है, कोई बात नहीं, एक्यूरेसी पर काम करेंगे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आगे होगा। जब आप सही बना ही नहीं रहे हो तो कम समय में बनाने का फायदा क्या है। चलिए
अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए सबसे पहले कह रहा है इट हैड बीन, तो हैड यहां पर क्या है, पास्ट लिखा हुआ है। अ डिलाइटफुल डिस्कवरी ऑन देयर वेडिंग नाइट दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, यहां हैज नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है, जब कहानी पास्ट की है तो यहां सिंपल सा है कि आप इसको हैड करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड बीन फ्राइटेंड एंड अनश्योर। सिंपल सा है कि हमको देखना है कहानी पास्ट की है कि इट हैड बीन अ डिलाइटफुल डिस्कवरी ऑन देयर वेडिंग नाइट दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज लिखना यहां पर कहीं से भी उचित नहीं है, जबकि शुरुआत में ही हैड लिखा हुआ है, कहानी पूरे पास्ट की है। तो नरेशन के लिहाजन भी देखें तो दैट के बाद जो है ये हैज नहीं होना चाहिए, हमें टेंस बदलना पड़ेगा, जिस लिहाजन मुझे यहां हैज को हैड करना पड़ेगा। और इसीलिए फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सिंपल सी बात समझिए कि हम अगर चैप्टर वाइज भी देख रहे हैं तो दैट के बाद यहां पर मुझे इस हैज को रखना सही नहीं है, इसे बदल करके हमें हैड करना पड़ेगा। सिंपल सा है, हम इसको V5 को V2 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर शुरुआत में हैड है कि इट हैड बीन अ डिलाइटफुल डिस्कवरी ऑन देयर वेडिंग नाइट। तो कहीं ना कहीं ये मेरा रिपोर्टिंग वाला जो सेक्शन है वो पास्ट में लिखा गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि माई टीचर वॉन्टेड टू नो, और वॉन्टेड टू नो का मतलब है आस्क्ड। सिंपल ये ध्यान में रखिएगा, वॉन्टेड टू नो का मतलब है क्वेरी, पूछताछ, आस्क। ठीक है। इफ माई क्लास मॉनिटर हैड कलेक्टेड द नोटबुक और नॉट। अब यहां पर यह सोचने वाली बात है कि चलिए यहां मॉनिटर हैड मतलब है कि यह यस नो क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि इसमें WH वर्ड नहीं है। तो यहां पर इफ लगाना ठीक लगता है, ठीक। लेकिन आगे जब और नॉट लगा हुआ है तो हम प्रेफर करते हैं वेदर लगाना। इफ लगाना यहां पर गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस में और नॉट मेंशन किया गया है तो वहां पर इफ नहीं, आपको वेदर लगाना है। ध्यान रखिएगा, यह बहुतों के लिए नई जानकारी हो सकती है कि इस तरह के सेंटेंसेस में, नरेशन वाले सेंटेंस में अगर आगे और नॉट मेंशन किया गया है तो इफ लगाना उचित नहीं है, हम इसे वेदर से बदल देंगे। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये ध्यान रखना है कि इफ को हम किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और नॉट रहने पर हम वेदर लिखेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड, और जैसे यहां पर रिमार्क्ड आया दैट मीन्स कि V2, दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं, यहां पर वॉज होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, यहां पर सिंपल है कि आपको पता है कि हमें चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करना होता है। वैसे भी जब सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में लिखा हुआ है तो दूसरे को हम प्रेजेंट में नहीं लिखते हैं। और यहां पर देखिए कि दैट से जोड़ा गया है तो यहां मुझे वॉज करना पड़ेगा। वॉज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड। देखिए फिर से V2 है, लिटिल बॉट सॉल्विंग एनीवन एल्स प्रॉब्लम, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा सी। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रहा, बड़ा ही आसान सा सेट रहा, थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए फंसाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल 11वें क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे के सारे जो है आसान रहे हैं और आप सब ने इसको सॉल्व भी किया होगा और अधिकांशतः आपके आंसर सही रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और
जो 11 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक कर दे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। अब समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द आपके सामने फिर से इसी प्रकार के एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.